स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। चलिए आज हम देखने वाले हैं गति का समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं जो आपको इस क्लास में पढ़ना है। देखिए, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का वर्ग, और तीसरा है v का वर्ग ऋण u का वर्ग बराबर 2as। ठीक है, पहला है v बराबर u धन ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी धन हाफ ए टी का वर्ग, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, इसमें जो v है वो अंतिम वेग है, जो u है वो प्रारंभिक वेग है, जो a है वो त्वरण है, जो t है वो समय है, और जो s है वो विस्थापन है या दूरी है। ध्यान रखिए, इसी विस्थापन या दूरी को हम पहले d से भी दिखा चुके हैं, तो आप जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ d लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुख्यतः आपको ये तीनों समीकरण इसी रूप में देखने को मिलता है। तो अगर आपके सिलेबस में हैं तो ठीक है, सिलेबस में नहीं है तब आप गति का समीकरण तो आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर इसका निरूपण आपके सिलेबस में नहीं होगा तब आप क्या कर सकते हैं, निरूपण को, डेरिवेशन को इग्नोर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जरूरी है। हाँ, इन पर सवाल जरूर पूछा जाएगा जिसको मैं करा दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, निरूपण करेंगे, इसको स्थापित करेंगे। चलिए देखिए, ग्राफीय प्रणाली से या पद्धति से गति का समीकरण। ठीक है, ग्राफीय प्रणाली से गति का समीकरण। चलिए देखिए, हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें वस्तु एक समान गति कर रहा है। वस्तु क्या कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। कि जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम इसी ग्राफ का मदद करके गति के समीकरण का निरूपण करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये v है वेग, और ये समय है t। हम एक समान गति का वेग समय ग्राफ बनाए हैं। आपको बताया था कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से चालू कर सकते हैं, आप यहाँ से चालू करते हैं, सब सही है। उसका कारण ये है कि अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो प्रारंभिक वेग को 0 माना जाएगा। मैंने प्रारंभिक वेग को 0 नहीं माना है, बल्कि इसको मान लिया है प्रारंभिक वेग u है। u का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा वो u का मान होगा। ठीक है, ये अंतिम वेग को हमने माना है v है, ये अंतिम वेग है जिसको हमने माना है v है। ये अंतिम वेग को क्या माना है, v। जैसे कि पीछे लिखे थे, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। ठीक है, क्या यहाँ पर समय बराबर 0 है, और इस जगह पर समय को हमने मान लिया कि कोई समय t है, कोई समय t है। ठीक है,
तो देखिए अगर हम यहाँ क्षैतिज रेखा खींच देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक v है पूरा और यहाँ से लेकर यहाँ तक u है, तो ये बचा हुआ जो राशि है ये क्या है, v माइनस u है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो v में से u को घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक t है, इस t में से 0 को घटा देंगे तो ये ग्राफ बना है, ठीक है क्या। अब हमको पहला समीकरण चाहिए, तो हमने त्वरण का क्या परिभाषा पढ़ा है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन v माइनस u, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो त्वरण क्या आ गया, v माइनस u बाई टी, ठीक है क्या। समय में वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन t, तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए इसको इधर भेज दिए तो at बराबर v माइनस u, u को इधर भेज दो तो धनात्मक में चला जाएगा, u प्लस at बराबर v, तो पहला समीकरण मिल गया v इक्वल टू u प्लस at, तो ये गति का पहला समीकरण है, ठीक है क्या। गति का ये पहला समीकरण है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है, तो ये पूरा क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करेगा, ये पूरा क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा, विस्थापन प्रदर्शित करेगा। तो इसको दो भाग में बांट लिए, एक है त्रिभुज और एक है चतुर्भुज। तो यहां क्या लिख रहे हैं, विस्थापन बराबर वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई धन चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, विस्थापन को लिख दिए S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुना, ये है आधार और ये है ऊंचाई। आधार है किसके बराबर, t के बराबर, ऊंचाई है किसके बराबर, v माइनस u के बराबर, धन लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका लंबाई है t के बराबर और चौड़ाई है u के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा u गुना t। तो देखिए ये क्या हो गया, आधा t v माइनस u धन ut, इसको अंदर गुणा कर दो, आधा tv माइनस
आधा टी यू प्लस यू टी। ठीक है, हाफ टी इसको गुणा किए तो ये वी आ गया, इसके साथ इसका गुणा किया तो माइनस में टी आ गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, हाफ टीवी। अब इसमें से एक चीज और हम देख सकते हैं, दूसरा समीकरण में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हमको क्या नहीं चाहिए, आप यहीं से इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया, v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख दिया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए हाफ टी v माइनस यू की जगह ए टी धन यू टी, तो क्या हो गया, ये यू टी को पहले लिख दिए धन आधा ए टी का वर्ग, दूसरा समीकरण आ गया s बराबर यू टी धन आधा ए टी का स्क्वायर ए टी का वर्ग। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण को भी यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से चालू करना है कि विस्थापन बराबर किसका, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, देखो फिर से आधा टी वी माइनस यू धन यू टी। तो तीसरा समीकरण अगर हम ध्यान दें तो तीसरा समीकरण क्या है, v का वर्ग माइनस यू का वर्ग बराबर 2as। तो इसमें हमको t नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए क्योंकि इसमें t नहीं है। ठीक है, तो t को हटा देना है, फिर से t को यहां से हटाएंगे और यहां से हम क्या लिखे हैं, पहला समीकरण से क्या है, v बराबर u धन ए टी है, तो हमने v माइनस यू बराबर ए टी लिखा है। इससे हमने t बराबर क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई ए। t बराबर क्या लिख दिया, a को इधर भेज दिया तो v ऋण u बटे a। अब इसको इसमें आप रख देंगे तो विस्थापन को लिख दिए हैं s, तो s बराबर क्या हो गया, देखिए हाफ t के जगह क्या लिखे हैं, t के जगह v माइनस यू बटे a, तो v माइनस यू बटे a। हमने t के जगह क्या लिख दिया, v माइनस यू बटे a, और ये v माइनस यू और है धन u, t के जगह फिर से क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटे a, v माइनस यू बटे a। ठीक है क्या, ठीक है। अब देखिए अगर आप यू टी ठीक है, चलिए देखिए s बराबर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू का वर्ग बटे 2a धन uv माइनस यू का वर्ग बटे a। तो हमने क्या किया, देखो ये 2a हो गया, v माइनस यू तो v माइनस यू का वर्ग धन ये नीचे a हो गया, uv u माइनस और u का वर्ग, इस तरीके से। तो अगर आपने 2a को क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, v माइनस यू पूरे का वर्ग धन यहाँ क्या बचा 2
यू वी माइनस यू का वर्ग। अब देखिए आगे क्या होगा, इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, ये वाला हो गया, प्लस इसको देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर 2 uv ऋण 2u का वर्ग बटे 2a। अब देखिए इससे ये खत्म, और ऋण 2u का वर्ग और यहाँ u का वर्ग है, तो ऊपर क्या बचा, v का वर्ग ऋण u का वर्ग, v का वर्ग ऋण u का वर्ग, ये 2 ऋण u का वर्ग है और एक धनात्मक में है तो एक कट जाएगा, बटे 2a, ये है s को इधर 2a को इधर भेज दिए तो 2as बराबर u का वर्ग ऋण u का वर्ग, v का वर्ग ऋण u का वर्ग, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। तो इस तरीके से तीनों को आप बड़ा आसानी से ग्राफीय पद्धति से क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं। ठीक है क्या? अगर इसको आप थोड़ा और सरल करना चाहें तो आप, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से लेंदी हो गया पर काम इससे चल जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी मैं समय के साथ बता दूंगा। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लेंदी है उसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास करते हैं। तीसरा समीकरण को अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको गुणा कर दीजिए, हाफ टी वी माइनस हाफ टी यू धन यू टी। ठीक है क्या? तो ये कैसा बन जाएगा, हाफ, देखिए ये तो है टीवी, हाफ टीवी, और इसको देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये कैसा है, इतने पूरे को देखिए, ये कैसा है, यूटी में से आपने आधा यूटी घटा दिया है, यूटी में से आपने आधा यूटी घटा दिया है, तो क्या बचेगा, आधा यूटी धनात्मक में, एक में से आधा गया बचा आधा। ठीक है क्या? तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, धन हाफ यूटी, ये लिख दिया। ठीक है क्या? तो इसमें से हाफ टी को बाहर निकाल लिए और ये क्या बचा, v प्लस यू, हाफ टी को बाहर निकाल लिया, हाफ इधर लिख दिया, टी को इधर लिख दिया, तो क्या बचा, v प्लस यू। ठीक है, अब हमको t नहीं चाहिए, हमको t नहीं चाहिए, तो t के जगह क्या रख सकते हैं आप, यहां से देखिए, हमको t नहीं चाहिए तो v माइनस यू, v इक्वल टू u प्लस ए टी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से आप v माइनस यू बटे ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t, इसी t को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या पुट करेंगे, हाफ v माइनस वी प्लस यू इंटू टी की जगह क्या रखें, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब आपको पता है कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुना a ऋण b, ये पता है। तो देखिए a धन b a ऋण b, a धन b a ऋण b, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला a का वर्ग ऋण b का वर्ग, नीचे क्या है 2a और इधर क्या है s, इसको इधर गुणा कर दो, तो 2as बराबर v का वर्ग ऋण u का वर्ग, फिर से वही आ गया।
ठीक है क्या? तो इस तरीके से आप जो ग्राफी प्रणाली है या पद्धति है उससे आप गति के समीकरण का निरूपण कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास वृत्तीय गति, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक समान वृत्तीय गति ये क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वृत्तीय पथ पर गति करता है तब उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वृत्तीय पथ पर गति करता है तब उसे वृत्तीय गति कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई निश्चित बिंदु है। अब कोई भी इसके चारों ओर इस प्रकार से अगर गति करता है, इस प्रकार से गति करता है, कोई वस्तु जो है इस प्रकार से गति कर रहा है, तब उसको कहेंगे कि ये वृत्तीय गति है। ठीक है क्या? मान लेते हैं इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r के बराबर है। तो देखिए उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, आपको पता होगा कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। वो लगभग हायर क्लास में उसको वृत्ति नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन फिर भी अभी मान सकते हैं आपके लोअर क्लास में कि लगभग चारों तरफ वृत्तीय गति कर रहे हैं। जो पंखे हैं उनके जो पंखुड़ी हैं वो वृत्तीय गति कर रहे हैं। पंखों के पंखुड़ी कैसे गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति कर रहे हैं। मान लिया जाए आपने किसी डोरी से पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं। किसी डोरी से पत्थर को बांध के घुमाना, मान ले जाए आपने किसी डोरी से पत्थर को बांधा और इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो वो इस तरीके से गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। घड़ी के कांटे की गति या घड़ी के सुई की गति, ये भी कैसा है? वृत्तीय गति है। ठीक है क्या? पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की गति, आपको पता है कि हमारा एक ही पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। उपग्रह किसे कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर गति करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अब हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और ऐसा कृत्रिम जो बनाया हुआ है वो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं उसको, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। तो मौसम की जानकारी के लिए हमने बहुत सारे सैटेलाइट अपने ग्रहों को, अपने पृथ्वी के चारों ओर घुमा रखा है। ठीक है, चाहे वो संचार के लिए हो, चाहे मौसम की जानकारी के लिए हो, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट उपग्रह हमने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? एक समान वृत्तीय गति के या फिर वृत्तीय गति के। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? तो सबसे पहले आपके लेवल में मात्र परिभाषा और उदाहरण पूछा जाएगा, उसके अलावा न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो मान लेते हैं कि वस्तु बिंदु ए से चालू हुआ, बिंदु बी पर पहुंचा,
C पर पहुंचा और D पर पहुंचा। अगर वस्तु जो है A से A पहुंचा है, इसका मतलब क्या हुआ है, एक पूरा चक्र लगाया है, एक पूरा चक्र लगाया है। तब दूरी कितना हो जाएगा, परिधि के बराबर। दूरी किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा परिधि के बराबर, जो कि किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर है। और विस्थापन हो जाएगा शून्य, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जहां से चालू किए हैं अगर वही खत्म हुआ हो तब विस्थापन कितना हो जाता है, शून्य। अगर वस्तु A से C गया है, इसका मतलब अर्ध चक्र लगाया है, अर्ध चक्र लगाया है, ठीक है। तब दूरी किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r का आधा, परिधि का आधा, परिधि बटे 2 बराबर 2 पाई r बटे 2, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया, पाई r के बराबर। और विस्थापन क्या बोला गया है, कहां से चालू किए, A से, कहां खत्म हुए, C से, दोनों बीच सीधी रेखा खींच दो तो ये r है तो ये भी r हो जाएगा। ये जो दूरी होगी उसको विस्थापन कहेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, अगर न्यूमेरिकल आया तो, सवाल आया तो इसी कॉन्सेप्ट से पूरा बन जाएगा, ठीक है क्या। तो एक समान वृत्तीय गति में आपको केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। अब इससे आपका केवल एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको क्या ध्यान देना है, सवाल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल ध्यान देना है, और उसको आप कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरूरत पड़ने पर मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू आपको अपना नोट्स आप तक पहुंचाते रहूंगा। चलिए थोड़ा सा छूट मूट कुछ देख लेते हैं। ताक्षणिक वेग या चाल किसी क्षण में किसी वस्तु के वेग या चाल को ताक्षणिक वेग या चाल कहते हैं। किसी क्षण मतलब जैसे अभी तक हम जो वेग या चाल पढ़ रहे थे वो सब औसत है, ठीक है। इसको आप नहीं जानेंगे तो भी काम चल जाता, लेकिन कभी कभी एक सवाल पूछता है इस पर जो निर्भर करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। किसी क्षण में, जैसे बोल दिया 7वें सेकंड में क्या वेग था उसका या क्या चाल था, 6.5वें सेकंड में, मतलब किसी क्षण में, एग्जैक्ट उस क्षण में कितना उसका वेग था, उसको हम ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल कहते हैं। अब मान ले जाए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चला रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हवा के कारण, घर्षण के कारण थोड़ा थोड़ा लगातार बदलते रहेगा, हर एक क्षण में उसका वेग अलग रहेगा, हर एक क्षण में उसका वेग अलग होगा, लेकिन इतना कम मात्रा में वो कांटा बदल रहा है कि उसको देखकर आप नहीं पहचानेंगे। आपको लगेगा कि ये 40 में ही चल रहा है, लेकिन वो 40 में नहीं चल रहा है, हर एक क्षण में उसका वेग बदल रहा है। तो क्षण के वेग को ही हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक, ठीक है। इसमें सवाल क्या आता है, आपके गाड़ियों में 2 तरीके का सुई लगा होता है या मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए चीज लगा होता है। एक तो होता है स्पीडोमीटर, और एक लगा होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब
ऐसे जो कांटा लगा होता है यही स्पीडोमीटर है। यही स्पीडोमीटर है। मान ले जाए यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 40 किलोमीटर पर घंटे लिखा है, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, यहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, इस तरीके से। तो ये स्पीडोमीटर है। और बोलेगा कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो आपको आंसर देना है स्पीडोमीटर ताक्षणिक वेग या चाल मापता है। बस इसीलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं कि पूछ देता है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो खाली वेग या चाल नहीं बोलेंगे। खाली वेग या चाल का मतलब है औसत वेग या औसत चाल, जबकि वो क्या मापता है, ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल मापता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर में ऐसा नंबर लिखा रहता है कि आपका गाड़ी इतना किलोमीटर चल चुका है। आप जब और चलाते हैं तो ये बढ़ते जाता है, तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये सब आप छोटे बाइक, स्कूटर, स्कूटी सब में रहता है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है, ठीक है। और छोटा सा चीज कि दूरी हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा विस्थापन का, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी बता रहा हूं। हम क्या पढ़े हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और एक जगह क्या पढ़े, अगर सीधी रेखा में चला जाए तो दूरी और विस्थापन आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब बाकी किसी तरीके से चला जाए तो दूरी बड़ा होगा हमेशा विस्थापन से, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब दूरी हमेशा या तो बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केस में विस्थापन के बराबर हो सकता है। इसका मतलब एक डिफरेंस में और आप जोड़ सकते हैं कि दूरी विस्थापन से सदैव बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।